नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे यूं तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए है, लेकिन उसकी जो धमक है वो स्पष्ट तौर पर आने वाले कई साल सुनाई पड़ने वाली है। जो समीकरण बने हैं, जिस तरह से नतीजे आए हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो नेताओं की नींद हराम करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इन नतीजों ने एक बार फिर से हर पार्टी के नेतृत्व को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, लेकिन जीत थोड़ी अधूरी रह गई, क्योंकि जो सीटें घट गई हैं वो अपने आप में एक ऐसी कहानी कहती हैं जो आने वाले दिनों में खतरे का संकेत भी है। वहीं दूसरी तरफ जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी जीत तो नहीं हुई, लेकिन कुछ सीटों पर जो बढ़त हुई है, और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त है और कई क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के लिए जो अच्छी खबरें आई हैं, उनकी सीट संख्या बढ़कर 99 जो हो गई, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आने वाले दिनों में जो राजनीति है वो आपको इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय पर इसकी परीक्षा भी होती रहेगी। आखिर कौन कहाँ खड़ा है, लोकसभा चुनाव के बाद किसकी स्थिति मजबूत हुई है, किसकी जड़ें कमज़ोर होती चली जा रही हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि राजनीतिक दलों को घेरेंगे। और ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। उन्हीं तैयारियों की एक कहानी है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में करीब 10 सीटें खाली हुई हैं, जिनके कि ज़्यादातर विधायक जो हैं, जिनमें से सांसद चुनकर दिल्ली पहुंच गए हैं, उनकी सीटें खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं। लिहाजा इन सीटों को भरने के लिए फिर से चुनाव होंगे। इनकी संख्या 10 है, पर यह तो सामान्य बात हो गई कि चलिए बाई इलेक्शन तो होते ही हैं, अगर कोई विधायक सांसद चुन लिए जाते हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, ये मामला उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो 10 सीट हैं, ये फिर से एक बार प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं। और वो इसीलिए कि इसमें हार जीत तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो ज़मीन खो चुकी उत्तर प्रदेश में इन लोकसभा चुनाव में, उसे हासिल करने की स्थिति में है या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कुनबा इस बात की कोशिश करेगा कि जो एक मोमेंटम मिला है उसे कायम रखा जाए ताकि 2027 के लिए दबाव बन सके। और इसी ओहापोह में आने वाले दिनों में आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख पाएंगे। राहुल गांधी मणिपुर में थे, मणिपुर से उन्होंने प्रधानमंत्री को संदेश दिया। प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश में हैं, मणिपुर आ जाइए, आप यहाँ नहीं आए हैं, बहुत दिनों से नहीं आए हैं। ऐसे जैसे कि सरोकारों की याद दिला रहे हो, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारियों की याद दिला रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी आया था और इस बार जब यहाँ आया तो इस उम्मीद के साथ कि हालात बेहतर हुए होंगे। हालात तो बेहतर नहीं हुए हैं और ख़राब हुए हैं। राज्य में जो स्थिति है उसके लिए केंद्र सरकार को और ज़्यादा संजीदगी दिखानी होगी। यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री से उम्मीद है। अब ऐसी बातें बोलकर वहाँ से आप चलेंगे तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री की आप तरफदारी नहीं, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से दूर चले गए हैं, कुछ इस तरह की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहने के बाद इस पृष्ठभूमि के साथ राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली में होंगे। रायबरेली सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी है, और ऐसे में वो जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी यात्रा को बड़े विशेष तरीके से देखा जा रहा है। वो वहाँ सभी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लोगों से मिलेंगे। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम है जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ बैठक जो होता है हमेशा सांसद का उससे मुतल्लिक है, लेकिन उसके बाद राजनीतिक कार्यक्रम है।
और वहाँ से वो क्या संदेश देते हैं। उत्तर प्रदेश, इसके पहले वो हाथरस गए, अलीगढ़ गए, जहाँ पर हाथरस की घटना के पीड़ितों से उनकी मुलाकात हुई और लगातार वो घूम रहे हैं। वो गुजरात भी चले गए, वो असम भी चले गए, मणिपुर भी गए। उत्तर प्रदेश 4-5 दिनों में दूसरी दफ़ा पहुंच रहे हैं। रायबरेली का कार्यक्रम पहले से तय था और रायबरेली जब वो पहुंच रहे हैं तो तुरंत बाद उस यात्रा के, जिस पर सबों की निगाहें हैं, बीएल संतोष की यात्रा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के, और वो पहुंचे उत्तर प्रदेश 6 और 7 जुलाई को एक अहम बैठक उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में, और उस बैठक में जबरदस्त तरीके से आत्ममंथन हुआ है। उस बैठक से बहुत से संकेत निकले हैं। उस बैठक में उन उपचुनाव की सीटों के बारे में चर्चा हुई है जो आने वाले दिनों में होने वाली है। उस बैठक में ये भी तय हुआ है कि कितने लोगों के टिकट कट सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं। इस बात पर भी चर्चा हुई है कि आखिर कौन कौन से वोट बैंक हमसे भाग गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस का जो द्वंद्व है उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बीएल संतोष ने संदेश उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया है। ये बैठक 2 तरह से हुई और सबका सार ये कि आने वाले दिनों में 10 उपचुनाव है जिसकी तैयारी राहुल और अखिलेश भी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी आपको भी करनी है, और ऐसी करनी है कि एक भी सीट इस बार कोई इंडिया गठबंधन के पाले में न जाए। 2 तरह से कैसे बैठक हुई, तो पहली तो कोर कमेटी की बैठक हुई। बीएल संतोष 6 तारीख को पहुंच गए थे। कोर कमेटी की बैठक अमूमन मुख्यमंत्री के निवास पर होती थी, लेकिन इस बार नहीं, वो पार्टी मुख्यालय में हुई। मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद थे, पार्टी अध्यक्ष प्रदेश इकाई के मौजूद थे और प्रदेश संगठन महासचिव सब के सब मौजूद, और बीएल संतोष दिल्ली से संदेशवाहक के तौर पर वहां मौजूद। और सबों ने एक बार फिर से मंत्रणा की। जो भी मंत्रणा हुई, एक साथ एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। क्या कुछ खबरें ऐसी हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच बन नहीं रहा है? क्या यह निकल कर सामने आने लगी है? अगर ऐसा है तो उसे विराम दिया जाए। इस संदेश के साथ फिर बड़ी बैठक हुई, और वो बड़ी बैठक जो कि मंथन के साथ साथ आत्म मंथन की भी बैठक थी। और इस बैठक में ये बताने के लिए कि ये चुनाव के नतीजे जो हैं वो अपेक्षा से बहुत ही नीचे आए हैं। 62 सीटें घटकर 33 हो जाती हैं तो जिम्मेदार कौन है? लगातार रिपोर्ट बना रहे थे। बीएल संतोष कुछ नहीं कह रहे थे, वो चुपचाप सुन रहे थे, और सुनकर जो रिपोर्ट बनाई जा रही थी, जाहिर है केंद्रीय नेतृत्व को जाएगी। लखनऊ में बनी हुई रिपोर्ट दिल्ली जब पहुंचेगी तो क्या होगा? मानकर चलिए कि जिन जिन क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में हार हुई है, सांसद हारे हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों की टिकट जो है वो मुश्किल में जा चुकी है। ये संदेश बड़ा स्पष्ट है। आखिर ऐसा क्या है कि हमारे इतने सांसद हार गए? वजहें गिनाई गई। कहा गया कि आपने ऐसे ऐसे चेहरों को रिपीट कर दिया जो कि जनमानस से संपर्क में थे ही नहीं, जो बड़े आदमी बन चुके थे, 2 बार जीत गए थे चुनाव, और अब उन्हें लग रहा था कि वो मोदी के नाम पर ही जीत जाएंगे। आपने उन्हें टिकट दिया, इसीलिए हारे। बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया गया संतोष जी को। ये भी कह दिया गया कि आने वाले दिनों में चेहरों को चुन चुन कर आपको खड़े करने हैं, लिहाजा एक कमेटी भी बना दी गई है जिनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो चेहरों को पहचाने कि कौन कौन से लोग होंगे जो विधानसभा चुनाव और उसके पहले उपचुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए माकूल चेहरे चुनेंगे। ये भी बड़ा सवाल था कि आखिरकार जो गैर जाटव दलित समुदाय के वोट है वो कैसे भाग गए बीजेपी से। ये भी सवाल था कि आखिरकार गैर यादव ओबीसी वोट जो थे वो कैसे छिटक गए भारतीय जनता पार्टी से, और कुछ सवर्ण वोट आखिर वो भी कैसे हाथ से निकल गए। सबों की अपनी अपनी दलीलें थीं, सबों ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन साथ ही साथ सबने एक स्वर में कहा कि 400 पार का जो नारा था
वो ज़बरदस्त बूमरैंग किया, बैकफायर किया और उसका नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पर जो दलित और पिछड़ों का एक गोलबंदीकरण समाजवादी पार्टी करने में सफल हुई, इंडिया गठबंधन के दल करने में सफल हुए, उसमें यही बताया गया कि अगर इन्हें आंकड़े आ गए 400 तो ये तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस बात को सुनकर जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या ये नैरेटिव यही खत्म होने वाला है? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उस विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की जो थीम है, जो सियासी पेंच है, वही रहने वाली है। पीडीए जो बनाया है अपने तरीके से अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की गोलबंदी पीडीए के जरिए, जिसमें तड़का लगा है कांग्रेस का, जिसमें अब अल्पसंख्यक वोटों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, दलित वोटों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। 6 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हुई, रायबरेली अमेठी की दहलीज पार करने में सफल हुई। लिहाजा कैसे उन वोटों को वापस लाया जाए, मंत्रणा इस बात पर भी हुई है। क्या ऐसी रणनीति संभव है? अब देख लीजिए कि कौन कौन से वो सीटें हैं जिनके लिए रणनीति बनाई गई है। 4 सीटें वो हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जीती गई थी और वही विधायक बने हैं सांसद। कानपुर की सीट है, सीसामऊ नहीं माफ़ करें, फूलपुर की सीट है, खैर की सीट है, गाज़ियाबाद की सीट है और मझवा की सीट है। ये 4 सीटें हैं। और कानपुर सीसामऊ की जो सीट है इरफान सोलंकी के खाली करने से रिक्त हुई है, उसका भी चुनाव होना है। आप जानते हैं 7 साल की सज़ा इरफान सोलंकी को हुई और इस कारण से उस सीट पर भी चुनाव होना है। और कुछ जो सीटें थी, माफ़ करें, फूलपुर, खैर, गाज़ियाबाद, मझवा, मीरापुर, ये राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी, इस पर भी होना है क्योंकि चंदन चौहान सांसद हो गए हैं। और इसके अलावा जो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई थी, मिल्कीपुर, अवधेश प्रसाद की सीट, आप जानते हैं वो सांसद बन गए फैज़ाबाद से, लेकिन मिल्कीपुर से इस वक्त वो विधायक थे। उसके अलावा करहल की सीट, जहाँ से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, कटेहरी, कुंदर की, ये 4 सीटें सपा की। तो 4 + 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, फूलपुर, खैर, गाज़ियाबाद और मझवा, और 1 सीट इरफान सोलंकी की कानपुर वाली सीसामऊ, और सब मिलाकर 10 सीटें। और 10 सीटों पर चुनाव होना है। और इन 10 सीटों पर जो चुनाव होना है, तो अगर इस चुनाव में अच्छे नतीजे नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि जो मोमेंटम है योगी आदित्यनाथ की सरकार का, वो क्या जो झटका खा चुका है लोकसभा चुनाव में, उस काबिल रह पाएगा? उसके बाद क्या हाहाकार नहीं मच जाएगा? और अगर जीत होती है, खोई ज़मीन वापस लाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो सफल होते हैं, तो माना जाएगा कि एक छोटा झटका था वो ख़त्म हो गया। ये ख़तरा भी अपने आप में फिर से एक मजबूत और मूर्त रूप आकार लेकर सामने खड़ा हो गया है कि यूपी के 2 लड़के कामयाब हो जाएंगे क्या? क्योंकि आंशिक रूप से वो कामयाब हुए हैं इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो क्या ये लड़के आने वाले दिनों में कामयाब होते दिखाई पड़ सकते हैं अगर उपचुनाव होते हैं तो? और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर उपचुनाव में इन्हें सफलता मिलती है तो फिर जाहिर है कि वो विधानसभा चुनाव में भी अपनी उसी रणनीति को तैयार करेंगे। लेकिन ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो पॉलिटिक्स चल रही है, उत्तर प्रदेश में वो हावी है क्या ऐसे में, जबकि उत्तर प्रदेश में इसी साल इतने भव्य तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या उसका असर नहीं है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को झकझोर रहा है। और इस बीच समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी अपने तरीके से उस रणनीति को और ज़्यादा पैना करना चाह रहे हैं और उसे पैनापन देना चाह रहे हैं, जिसके दम पर उन्हें इस बार उम्मीदों से ज़्यादा सफलता मिली है। एक आखिरी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में है, इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में, लेकिन ख़ास तौर से इंडिया गठबंधन के भीतर एक और तैयारी चल रही है और वो है
कांग्रेस की तैयारी। कांग्रेस इस बात की कोशिश कर रही है कि इस बार के उपचुनाव में उसे भी लड़ने के लिए सीटें मिलें। 10 सीटें हैं और वो चाह रही है कि जहां जहां कमल छाप था वहां वहां पंजा लड़ेगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत कर गए हैं संसद, वहां वहां कांग्रेस को मौका मिले और वहां वहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ेगी। और वो जो सीटें हैं वो बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण रखने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसीज, खासतौर पर जो सीटें जीती गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिनके विधायक जीत कर गए हैं, उसमें गाजियाबाद की सीट है, मझवा की सीट है, खैरपुर की सीट है और फूलपुर की सीट है। आप देख लीजिए, इन सीटों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कांग्रेस नई रणनीति के साथ उतरकर सामने आई हुई है। कैसे वो तय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोहा लेना चाहती है? क्या वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ उसे भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने का अवसर ये उपचुनाव दे? क्योंकि 2027 की जो चुनौती है उसके लिए अगर अपनी ज़मीन पुख्ता करनी है तो फिर ये उपचुनाव का मसला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा। हर बार जो उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर उनकी यात्राएं होंगी आने वाले दिनों में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। और कहा यही जा सकता है कि जिस विजय को प्राप्त करने के अंदाज से राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में उतरे हैं, वो पहले की उनकी यात्राओं से बड़ा अलग है। कितना असर दिखाता है? उपचुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन 10 तारीख को उपचुनाव जो बाकी के राज्यों में हैं उनके खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी घोषित हो जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि 2027 के पहले सेमीफाइनल की तरह होगा, जिसके लिए दोनों टीमें कमर कस चुकी हैं। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।